सो वेलकम एवरीवन। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखिए इलेक्शंस जो है ना वो बहुत मज़ेदार होता ही है। मज़ेदार सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मज़ा आता है, मज़ेदार इसलिए बिकॉज इसमें आफ्टर ऑल ये डिसाइड होता है कि किसकी सरकार बनेगी एंड हु विल रूल अस। सिंपल अगर एक टर्म में बोले तो हमने किसको दिया वोट, कौन हुआ विजय, तो उससे पूरा एक फ्यूचर जो कंट्री का है ना वो डिपेंड करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है, साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का यहाँ पे जनरली मीनिंग इलेक्शन से है कि कैसे कंडक्ट होता है इलेक्शंस, इलेक्शंस कंडक्ट होना चाहिए या नहीं, क्यों होता है, ये सब फैक्टर्स हैं। अगर बात करते हैं सबसे फर्स्ट इसमें है व्हाई इलेक्शंस, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब देखिए यहाँ पे इलेक्शंस को क्या चीज डेमोक्रेटिक बनाता है, तो जो मैंने डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ा है उसके सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के। इसलिए डेमोक्रेसी वाला वीडियो तो आप जरूर उसको देख के रखें, और डेमोक्रेसी जहाँ पे भी आपको आए वो सारे पॉइंट्स उठा के आप लिखें, ठीक है। उसके बाद इलेक्शंस का अगर होता है तो सिस्टम ऑफ इलेक्शंस क्या है, देन उसके बाद है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब इलेक्शन में आपको पता है एक आपके बुक में एक पिक्चर दिया है, उसमें वोट देने कुछ लोग जा रहे होते हैं, तो वहां पे कुछ गुंडे हैं, तो वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम कष्ट मत करो, तुम्हारे वोट तो हमने पड़वा दिए, ठीक है। मतलब ये दिखाता है कि किस तरीके से, हालांकि पहले होता था, अब काफी कम होता है, ये काफी कम, नहीं तो नहीं कहा जा सकता लेकिन काफी कम, लगभग ना के बराबर, ठीक है। तो चैलेंजेस, फ्री और फेयर इलेक्शंस आज भी थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। स्टार्ट करते हैं व्हाई इलेक्शन। क्या इलेक्शन वाकई जरूरी है होना? यार तो जाहिर सी बात है, बिना इलेक्शंस हुए मतलब कोई पॉइंटलेस है कि हम डेमोक्रेसी स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्शंस होगा तभी तो हम पता करेंगे ना कि कौन से लोग किसको इलेक्ट कर रहे हैं, कौन से लोग किसको वोट दिए हैं, अदरवाइज हम कैसे पता करेंगे। तो बिना इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, अब कोई बोले कि बिना इलेक्शन, क्या इलेक्शन में कॉम्पिटिशन होना जरूरी है, तो बॉस बिना कंपटीशन के मतलब पॉइंटलेस है, फिर कोई फायदा ही नहीं है, समझ रहे आप। तो पहली बात कि इलेक्शंस बिल्कुल जरूरी है, और इलेक्शन से ही ये डिसाइड होगा कि कौन किसकी सरकार बनेगी, प्लस लोग किसको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्शंस के अंदर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, से वही पॉइंट उठा के डालना है जो आपको डेमोक्रेसी में बताया गया है, क्या क्या चीजें जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं वो डाल देना है। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, आखिर अगर इलेक्शंस होता है तो कैसे होता है, ठीक है ना। मैंने इसमें जो लिखा है पॉइंट्स, ये स्टेप बाय है। सबसे पहले क्या होता है कि पहले एरिया डिसाइड होता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। कि हम अगर मान लीजिए डिसाइड कर रहे हैं कि इलेक्शंस कहाँ होने हैं, ये तो पता होना चाहिए ना किस किस पार्ट में क्या। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी दो तरीके के होते हैं, जैसे एक होता है लोकसभा का इलेक्शन और दूसरा होता है आपका विधानसभा। तो लोकसभा और एक होता है विधानसभा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले होता है, लोकसभा के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, 543। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी जीतता है उसको हम लोग एमपी बोलते हैं, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर। उसी तरीके से विधानसभा होता है, हर स्टेट में होता है, वेरी अकॉर्डिंगली हर स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, और वहां पे जो जीतता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको बोलते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्लियर। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का बेसिक स्ट्रक्चर सीन है जो आपको इतना बस दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स पे। तो फर्स्ट हो गई आपका इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ऐसे इसको हम लोग डिसाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सेम आपका स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसमें है कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, उसमें सीट्स रखा गया है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स क्या है, बहुत सफर किए हैं शुरू से ही, इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस से पहले तो हर कोई सफर कर रहा था, लेकिन शेड्यूल क्लास शेड्यूल ट्राइब्स को मौके नहीं दिए जाते थे। उसके पीछे बहुत सारे सोशियो कल्चर रीजंस है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। खैर इसलिए इनको सीट रिजर्व किया गया, जैसे वीमेन के लिए पहले नहीं था तो वो सीट अभी आया, शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फिर सीट आया, तो इनके लिए कुछ 79, 74, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ 71, इस तरीके के कुछ सीट रिजर्व्स होते हैं इस 543 के अंदर, ठीक है ना। उसके रिजर्वेशन का कारण क्या है कि उस सीट पे कोई और नहीं लड़ सकता है, कोई शेड्यूल क्लास का आदमी ही या कोई शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट ही वहां पे लड़ेगा, अदरवाइज वहां पे दूसरा कोई और
नहीं वहां पे अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है। क्लियर? इसलिए वो रखा गया क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो बड़े लोग जो है उनको मौका ही नहीं देंगे। इस वजह से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को रखा गया। थर्ड बात करते हैं वोटर लिस्ट। अब थर्ड स्टेज इसमें होता है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में क्या होता है, ये बनाया जाता है कि अब जो लोग वोट देने वाले हैं उनके नाम आते हैं प्रॉपर। वोटर लिस्ट में लगभग हर किसी का नाम होता है, लेकिन बिना किसी वैलिड रीजन के ऐसे नहीं किसी का नाम काटा जा सकता है। मतलब कोई भी नाम, उसमें अगर उसने कुछ काम नहीं किया, मतलब उसने कुछ गलत काम नहीं किया, या फिर वो कंट्री छोड़ के चला गया है काफी लॉन्ग टाइम तक, अगर ऐसा कुछ रीजन नहीं है तो कोई वजह नहीं बनता है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम ना हो। वोटर लिस्ट में नाम होता है तो इसके लिए पूरा प्रिपेयर होता है। ठीक है ना, कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है वही जाके वहां वोट देता है, जिसका नाम नहीं है वहां पे वो नहीं देता है, लेकिन नाम लगभग सबके होते हैं। नॉमिनेशन में अब क्या होता है, अब जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो लगभग हर जगह से एक लोग तो जीतेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 543 ही खड़े होंगे, खड़े तो एक जगह से बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से फिर कोई एक जीतता है। तो जितने लोग होंगे उनका नॉमिनेशन होता है। तो नॉमिनेशन के दिन क्या होता है, वो लोग जाते हैं और अपने पूरे डिटेल्स वहां पे देते हैं, उनकी पूरी संपत्ति, उनका पूरा डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग वहां पे जांच होता है। वहां पे अगर आप कुछ भी छिपाते हैं तो आपके लिए बड़ा बुरा होगा, क्योंकि वो छिपेगा नहीं। और अगर जो आपने बताया है उससे ज्यादा की संपत्ति अगर आपके पास है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो एक नॉमिनेशन प्रोसेस होता है जहाँ से कैंडिडेट अपने आप को नॉमिनेट कर देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं लोकसभा का या विधानसभा का जो भी, मैं एक मेंबर हूँ जो खड़ा हो रहा हूँ इलेक्शन में, तो मुझे वोट आपको करना है, वो बाद में होगा। नेक्स्ट है इलेक्शन कैंपेन। यही इलेक्शन कैंपेन का मतलब क्या होता है, अब प्रचार जो आप सुनते होंगे, हमें वोट दो, अलग अलग, गरीबी हटाओ, गरीबी बचाओ, क्या क्या, फिर समझ रहे हैं, डिफरेंट इलेक्शन कैंपेन होते हैं। अपने आप को प्रमोट करना होता है कि हाँ हमें दो वोट, क्यों दो, अपना अपना सबका होता है। भारतीय जनता पार्टी का है और दूसरे का कोई, मतलब अलग अलग सबका एक अपना मोटो होता है, अपना एक होता है प्रचार करने का, तो इसको इलेक्शन कैंपेन बोलते हैं। और यह लास्ट में पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। उसके बाद लोग जाके पोलिंग, मतलब जाके लोग वोट देते हैं, काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है, फिर पता चलता है कौन जीता कौन हारा। क्लियर? ये एक सिस्टम मैंने स्टेप भी यार आपको इजीली समझा दिया ताकि आपको आराम से क्लियर रहे, आप उलझे नहीं चीजों को, क्योंकि चैप्टर लॉन्ग होता जाएगा। ओवरऑल इतने जो मैंने बताया इसमें करेंगे सारा चीज, फैक्टर भी आपको पता है, स्टेप के एक एक चीज क्लियर भी कर दिया, ज्यादा टेंशन नहीं होगा आपको। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। भैया ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। इलेक्शन चूंकि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर है, पहले बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होता था, पहले तो आप जाते भी नहीं थे और जबरदस्ती वोट दी जाती थी। ये सारी चीजें मैंने बोला ना कि आपको उसमें दिया है कि क्यों तकलीफ करते हो, मैंने तुम्हारा वोट बढ़वा दिया। तो ये कुछ रीजंस थे, अभी भी कुछ रीजंस हैं चैलेंजेस, जिसमें अभी भी रीजंस बहुत सारे ऐसे हैं कि कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता। ज्यादातर लोग आज भी, बहुत समाज का जो सोसाइटी के पूरे लोग इन्वॉल्व नहीं होते इलेक्शन या वोट के दिन। अब तो पहले से ज्यादा अवेयरनेस जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी नहीं है। देन नेक्स्ट, विमेंस का पहले से ज्यादा जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी भी और बढ़नी चाहिए। विमेंस का जो वोट देने का कंट्रीब्यूशन है वो पहले से ज्यादा जरूर हुआ है, लेकिन और बढ़ना इम्पोर्टेंट है। और वो तभी बढ़ पाएगा जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, उसमें कोई भी पार्शलिटी ना हो। ठीक है ना। तो होता है, जैसे अब ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं कुछ लोग, तो वो सब एक अलग चीज है। उसमें इसको जानने के लिए समझिए, इलेक्शन कमीशन होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं, जिसमें इसके चीफ इलेक्शन कमीशन CEC अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका किसी भी गवर्नमेंट से या किसी से लेना देना नहीं होता है। गवर्नमेंट कभी भी इसको प्रेशराइज नहीं कर सकती है कि इलेक्शन अभी करवाएं कल करवाएं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों नहीं हो। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है ना। इसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, इसको जब जैसे ठीक लगेगा वैसे करेंगे, ना तो गवर्नमेंट ना ही सुप्रीम कोर्ट, नो वन कैन। अगर कोई बोलना भी है तो सजेस्ट कर सकते हैं, बट करेगा वही जो ये चाहेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत बड़ा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन बहुत ही फ्रेमवर्क जो है बहुत तरीके से किया गया है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार इसकी सरकार बन गई तो बार बार वही बनेगा। ये अपने अकॉर्डिंग, अपने नियम से, पब्लिक को हित में रख के ही डिसीजन लेगा। ये चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ओवरऑल आपका यही है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट या कुछ हो तो आप पूछ लीजिएगा, बट इजी है, बस कॉन्टेक्स्ट पे जैसे मैंने बोला वैसे ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।